चलिए, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग देखे थे उसमें देखे थे कि फ्लक्स का जो वैल्यू है वो क्या हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, ये पढ़े थे हम लोग। और यदि मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, ये तो मान लीजिए कि कोई नॉर्मल सरफेस हो गया, यदि क्लोज सरफेस है तो इसी फ्लक्स को हम लोग क्या कहेंगे, इसमें हम लोग सर्किल का एक साइन बना देंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब बनता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस एरिया से पास करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। यानी कि जो फ्लक्स हुआ वो किसका हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स के बारे में हम लोग एक ओपन सरफेस पे देखे थे, उसका इंटीग्रेशन निकाले थे, और एक क्लोज सरफेस पे देखे थे। क्लोज सरफेस जैसे स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, वो क्लोज सरफेस हो गया। यदि उस क्यूब को, स्फेयर को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया में रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस से पास करेगा और फ्लक्स बनाएगा, और उस फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, E इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। और चूंकि वो क्लोज सरफेस है इसीलिए यहाँ पे सर्किल का साइन बना देंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, अब इसी चीज से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल पहले बनाएंगे, एक या दो सवाल, उसके बाद हम लोग सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। A square frame of edge 10 centimeter is placed with its positive normal making an angle of 60 degree। ठीक है, with a uniform electric field of 20 volt per meter। Find the flux of the electric field through the surface bounded by the frame। फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स हमेशा किसका निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहाँ निकाला जाता है, सरफेस पर। ठीक है, तो एक आपका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर फ्रेम दिया हुआ है जिसका एज क्या है, 10 सेंटीमीटर। is placed with its positive normal making an angle of 60 degree with the uniform electric field of 20 volt per meter। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 60 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, पॉजिटिव नॉर्मल के साथ। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सरफेस बाउंडेड बाय द फ्रेम। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं हम लोग कैसे निकाला जाए इसको। फ्लक्स निकालने का है ना, तो फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, यही ना निकालना है। अच्छा, इंटीग्रेशन का जो है
वो जब इंटीग्रेट करने लायक होगा तब हम इंटीग्रेशन का साइन देंगे, बिना मतलब का इंटीग्रेशन का साइन नहीं देंगे। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी कर देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया 20 और एरिया वेक्टर का कितना वैल्यू आया, ये एज इसका 10 सेंटीमीटर है ना, तो साइड का स्क्वायर होता है स्क्वायर का सरफेस एरिया। किसी स्क्वायर का जिसमें हर साइड बराबर है उसका सरफेस एरिया का जो वैल्यू निकालेंगे तो साइड का स्क्वायर, और साइड का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर यानी उसका स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² का स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख दिए वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वोल्ट पर मीटर भी आता है और न्यूटन पर कूलम भी होता है, ठीक है। तो चलिए डेल्टा एस जो एरिया है उसका हम साइड का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल यानी कि कॉस, और दोनों के बीच का एंगल कितना बनाएगा 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? क्या कि डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट में कॉस होता है और क्रॉस में साइन होता है। क्रॉस होता है तो यहाँ पे साइन होता है, लेकिन डॉट है यानी कि कॉस 60 डिग्री, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर यानी कि -2 और cos 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है। तो 10 गुना 10⁻⁻2 यानी कि 0.1, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग लिखिए, क्या लिखेंगे, यूनिट इसका लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अच्छा, एरिया का यूनिट क्या है मीटर का स्क्वायर, यानी कि 0.1 वोल्ट मीटर। ये क्या हो गया फ्लक्स का वैल्यू। कोई दिक्कत का बात है बताइए? फिगर से समझना है तो ऐसा समझते हैं। एक मान लीजिए कि स्क्वायर सरफेस है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्क्वायर सरफेस है उसका एरिया जो पॉजिटिव एरिया वेक्टर है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये बीच वाला पॉइंट से जा रहा है, तो ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा टाइप का होगा, पास हो रहा होगा, तो इस सरफेस से वैसे ही पास होगा, तो ऐसा पास हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। आ रहा है बात समझ में? इसका साइड कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये हुआ फ्लक्स इस सरफेस से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक इसको लेकर इसको उतार लीजिएगा। ए चार्ज Q is placed at the center of a sphere, at the center of a sphere, taking outward normal, taking outward normal as positive. Find the flux of the electric field through the surface of the sphere due to the enclosed charge.
ए चार्ज Q is placed at the center of a sphere taking outward normal as positive. Find the flux of the electric field through the surface of the sphere due to the enclosed charge. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड, ये क्वेश्चन कह रहा है चार्ज Q है जो कि सेंटर पे स्फीयर का रखा हुआ है। चलिए इसको रख देते हैं, फिगर इधर बनाते हैं। अब यहां पे क्या रख दिए हैं, चार्ज Q को रख दिए, ठीक है। तो Q है यानी कि प्लस Q हो गया। ये आउटवर्ड नॉर्मल को हम लोग क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं। तो आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ ना, कि ये जो सरफेस है, सरफेस छोटा टुकड़ा में था, इसका जो बाहर का जो चीज हुआ वो क्या हो गया, डीए वेक्टर हो गया, यानी कि एरिया वेक्टर इसका बाहर साइड में, ठीक है। कोई दिक्कत का बात। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालना है थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू इनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि Q के कारण, जो Q है जो अंदर में, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपने चारों तरफ बनेगा, बराबर मात्रा में, बराबर क्वांटिटी में। और ये जबकि सेंटर में है तो पूरा स्फीयर पे बराबर मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के साइड में बनेगा। यानी कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों साइड में बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी साइड में हो जाएगा। एरिया वेक्टर का डी एरिया वेक्टर ले लेते हैं, छोटा सा एरिया लेंगे तो, ठीक है। ये देखिए एरिया वेक्टर से लिखा हुआ है पहले से। चलिए ये एरिया वेक्टर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर बनेगा उसको हम लोग ले लेते हैं वेक्टर ई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, बाहर के साइड में बनेगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर को पहले ही बोल दिया है, पॉजिटिव एरिया वेक्टर को बाहर साइड में लीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण चारों तरफ बाहर तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक साइड में बन गया। हम लोग को क्या निकालने का है, फ्लक्स निकालना है ना। तो फ्लक्स निकालने का है तो छोटा वाला फ्लक्स निकालेंगे तो डी फाई लिखते हैं। तो ये जो लिखेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर। ये बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे और एरिया वेक्टर इस छोटे से सरफेस का डी ए वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि डी ए एरिया लिए, छोटा एरिया यानी छोटा सा फ्लक्स। अभी पूरे सरफेस से नहीं लिए हैं, जब पूरे सरफेस से लेंगे तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सरफेस का फ्लक्स निकल जाएगा, इसीलिए इंटीग्रेशन का यूज करते थे हम लोग। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे पहले निकाल देते हैं। ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, हम लोग पढ़े हैं Q/4 पाई नॉट और R स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो क्या है, R है ना, दिया हुआ है, ठीक है। R नहीं है तो R, इसको माने तो R स्क्वायर, ये हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कहीं पर भी ले रहे हैं तो यही वाला वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह से R का दूरी इस सरफेस पे बराबर है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये तो चेंज हो नहीं रहा है। अब कांस्टेंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले वैल्यू लिख देते हैं अंदर में, Q/4 पाई नॉट R स्क्वायर इंटू डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर लेंगे ना, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, ये डी ए लिए तो इसके साथ हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट जब हटाएंगे डॉट तो कॉस दोनों के बीच का एंगल लिखना पड़ता है। कॉस दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, यानी कि क्या हो जाएगा, Q/4 पाई नॉट R स्क्वायर। कॉस 0 का वैल्यू 1, तो क्या निकल गया, Q/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर निकल गया, अंदर में बचा सिर्फ डीए क्या है, वो छोटा सा एरिया है। अभी हम पूरा में इंटीग्रेट करेंगे, इसीलिए इंटीग्रेशन का साइन बनाए हैं। और ये जो d5 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सरफेस से जब फ्लक्स निकालेंगे तो इसका फ्लक्स का वैल्यू हम डायरेक्टली यह दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो अभी देखिए इसको जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर तो हो गया। अब ये जो डीए है, छोटा छोटा डीए पूरा सरफेस का जोड़ेंगे तो पूरा स्फेयर का सरफेस एरिया, और पूरा स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई कट गया, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। यानी कि जो टोटल फ्लक्स आ गया, टोटल फ्लक्स यानी कि डेल फाई इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही ना निकालना था। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू इनक्लोज्ड चार्ज। ये q बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। समझ में आ गया होगा। इसको उतार लीजिएगा आप लोग। A uniform electric field exists in space. Find the flux of this field through the cylindrical surface with the axis parallel to the field। ठीक है, इसको बनाइए थोड़ा, 1 मिनट इसको सोचिए कि कैसे बनेगा ये। देखिए इसमें करना क्या है कि सिलेंड्रिकल सरफेस लेने का है। यही सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये वाला जो कर्व सरफेस वो सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया। ठीक है, वो है फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है स्पेस में। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, फ्लक्स किसका निकालना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस विद द एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है एकदम, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करेगा। समझ में आ रहा है बात, कहीं पर भी रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही पास करेगा। अच्छा, इस कर्व सरफेस से निकालना है, तो कर्व सरफेस मान लीजिए हम लेते हैं कोई कर्व सरफेस इसका, तो कर्व सरफेस ऐसे मुड़ा हुआ है ना, गोल मुड़ा हुआ है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे ऐसे, तो उसका जो सरफेस एरिया जो होगा उसका वेक्टर, वो ds वेक्टर वो ऐसा होगा ऊपर के साइड में, उधर का लेंगे तो उधर साइड में, नीचे का लेंगे तो नीचे साइड में। समझ में आ रहा है, इधर का लेंगे ऊपर की तरफ से लेंगे तो बाहर में साइड में। तो इलेक्ट्रिक ये जो एरिया वेक्टर है हमेशा इसका बाहर साइड में होगा। अच्छा, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो इसी टाइप से होगा कि नहीं होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो फ्लक्स हम जब निकालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds वेक्टर का इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds और cos 90, दोनों के बीच का एंगल 90 है ना, तो cos 90 का वैल्यू तो 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ भी रहता, ds का वैल्यू कुछ भी रहे, लेकिन एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये पूरा चीज़ 0, यानी कि 0, यानी कि फ्लक्स का वैल्यू क्या आ गया, 0 थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसको उतार लीजिए।
कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। देखिए अभी तक हम लोग फ्लक्स पढ़े, अब हम लोग सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्या कि जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे ना, तो गॉस लॉ में सॉलिड एंगल फ्लक्स का सब यूज आएगा। ठीक है, चलिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल में हम लोग देखते हैं। व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल क्या है? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एनी सरफेस एट एनी arbitrary point is called as solid angle। उसको हम लोग solid angle कहेंगे। It is, एक पॉइंट इसमें और लिखते हैं, it is actually a cone subtended at any point। ठीक है, ये हो गया सॉलिड एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। How solid angle is different from plane angle और एंगल। प्लेन एंगल और एंगल जो हम लोग कहते हैं, एंगल को भाई प्लेन एंगल भी कहते हैं हम लोग, तो ये उससे अलग कैसे है? इन प्लेन एंगल इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एनी कर्व एट एनी पॉइंट। ठीक है, कोई कर्व ये जब एंगल किसी पॉइंट बनाता है तो उसको हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। इट इज टू डायमेंशनल एंगल वेयर सॉलिड एंगल इज थ्री डायमेंशनल एंगल। ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल एंगल होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग इसमें लिखते हैं सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल समझ में आ रहा है आप लोग को कि चलिए अब इसको हम मिटाएंगे। पहले प्लेन एंगल बनाते हैं, एक सॉलिड एंगल बनाते हैं। जैसे देखिए ये कर्व है ए और बी, तो ये किसी पॉइंट पे ये जो एंगल बनाया उसको थीटा, तो ये हो गया प्लेन एंगल। ठीक है, और सॉलिड एंगल क्या है कि कोई एक सरफेस है, जब वो किसी पॉइंट पे जब वो एंगल बना रहा है, और इसको हम लोग ये कहेंगे, ये क्या है? सरफेस है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल। ठीक है, चलिए इस फिगर को बनाइएगा। अभी और हम लोग को भी बहुत सारा चीज़ लिखना है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में। प्लेन एंगल
is formed when the two points of curve meet at a point and is denoted by theta। ठीक है, where solid angle is formed when all the points, all the peripheral points, उसको लिख देते हैं, all the पेरिफेरल, किनारे वाला, पेरिफेरल पॉइंट्स meet at a point and is denoted by and is called as स्टीरेडियन। ठीक है, इसको स्टीरेडियन कहेंगे। और इसका क्या है, डिनोटेड बाय थीटा एंड इज कॉल्ड एज रेडियन। ठीक है, इसको हम लोग उसको रेडियन कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, स्टीरेडियन कहेंगे। ठीक है, तो स्टीरेडियन देखिए यहाँ पे ये है और ये क्या हो गया, रेडियन हो गया ये प्लेन एंगल। अगला पॉइंट में इसका, अगला पॉइंट में बोथ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल इज डायमेंशनलेस। ठीक है, दोनों डायमेंशनलेस होता है। चलिए अब हमको क्या करना है, इसको मिटा रहे हैं। अब है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल के लिए आपको क्या करने का है, सबसे पहले निकालना है। तो मान लीजिए कि आपको वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल निकालना है, तो आप क्या कीजिए कि ये पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे एक एंगल क्या बना रहा था, प्लेन एंगल बना रहा था थीटा। ठीक है, तो इस प्लेन एंगल को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक कर्व ऐसा समझना पड़ेगा। ठीक है, और इसका लेंथ कितना है, एल, और इसका डिस्टेंस कितना है। अच्छा, इसका ये जो डिस्टेंस लेंगे, ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये जो डिस्टेंस लेंगे इसके मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है आर, तो जो प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये कैसा है समझिए, जैसे स्फेयर है ना, स्फेयर नहीं सर्किल है, तो सर्किल का एक छोटा, जैसे सर्किल है आपका, तो सर्किल का छोटा सा पार्ट लेंगे तो ये जो एंगल बनाया वही है आपका, ये हो गया आपका थीटा। तो यही थीटा है और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया आर हो गया और ये हो गया लेंथ, तो यही एल बाई आर हो गया। तो ये लेंथ हो गया, तो ये भी मीटर में, ये भी लेंथ हो गया, और ये आर जो हो गया रेडियस, ये भी मीटर में, तो ये मीटर मीटर डिवाइड हो गया, तो यानी कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। हम बता दें कि दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ये। अच्छा, प्लेन एंगल फाइंड करने का तरीका देख लिए, यहाँ पर लिख लेना है वेयर L is the length of
arc of circle and r is the distance of point from center of the arc। समझ में आ रहा है? सेंटर से उसका जो डिस्टेंस होगा, ये भी दूरी अभी सेम ही होगा, लेकिन हमेशा याद रखना है कि इसका सेंटर से ये दूरी रहेगा, ठीक है, कि कभी गलती ना हो। अब मान लीजिए कि इस प्लेन एंगल निकालना हो गया, अब सॉलिड एंगल निकालने का है, तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए आपको एक ऐसा समझना पड़ेगा, ये हम मान लीजिए कि ऐसा हो गया, हाँ, ये जो एंगल बना रहा है वो सॉलिड एंगल बना रहा है। अच्छा, इससे जो बीच का जो दूरी है वो r है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओम से नोट करेंगे, तो सॉलिड एंगल, इसको भी ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसका जो सरफेस एरिया जो है पूरा, वो क्या है, डेल्टा एस। सॉलिड एंगल O इजिकल टू डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। ये स्फेयर टाइप का हो गया कि स्फेयर बहुत बड़ा है, तो स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट को खाली यहाँ पे लिए हैं, और उससे क्या किया, किसी पॉइंट पे हमको सॉलिड एंगल निकालना है, तो वो सरफेस स्फेयर का ले लेंगे उतना, और उससे आर स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। तो सरफेस देखिए मीटर स्क्वायर में होता है, रेडियस का स्क्वायर भी मीटर स्क्वायर में होगा, तो यानी कि ये भी डायमेंशनलेस क्वान्टिटी हो जाएगा। वेयर डेल्टा एस इज द surface area of the square and r is the distance from point to the midpoint of delta s। आ रहा है बात समझ में, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का, ठीक है। चलिए तब तक से उतारिए।